बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कल आपके बहुत सारे हमें सवालात मौसूल हुए। जो हमने कैप्शन दिया था कि ये फ़िल्म नहीं चलेगी, उसको आपने बहुत सराहा और हमने अपने लॉजिक के साथ इसे प्रूफ किया कि ये फ़िल्म क्यों नहीं चलेगी। व्यूअर्स, आपके कुछ सवालात थे, मैंने आपके कमेंट से उन्हें उठाया है और ऑब्वियसली आज के इस प्रोग्राम में हमने डिस्कस करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया-ए-निगार इब्राहिम राजा साहब, जिनके साथ मैं आपके सवालात शेयर भी करूँगा और आपके सामने हम तज्ज़िया रखेंगे कि कल की एपीसी जो हुई, उसमें नवाज शरीफ वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस इमरान खान, मौलाना फजल रहमान वर्सेस तमाम सियासी जमातें और ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत के बारे में वो चाहते हैं कि इसे ख़त्म किया जाए और अबूरी हुकूमत की बात की जा रही है। कुछ जो इन्फॉर्मेशन अंदर से आई और जो एलान में भी जारी किया गया है, कहा ही जा रहा है कि -1 पे काम किया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अबूरी हुकूमत होनी चाहिए। ये कितनी फ़ायदेमंद होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफाद में कितनी है, नून लीग के मफाद में कितनी है और मौलाना फजल रहमान का क्या ख़्याल है अब इस एपीसी के होने के बाद, वो क्या सोच रहे हैं? व्यूअर्स, रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अच्छा सर, इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई अबूरी कौमी हुकूमत ऐसी भी तजवीज़ दी जा रही है जो या एपीसी हुई। मेरा ये सवाल है कि जो ऑपोज़िशन एफएटीएफ के मामले पे इकट्ठी नज़र नहीं आई, हमें वहाँ पे भी इंतशार नज़र आया। ये सब कैसे कर पाएगी? देखें, इन हाउस तब्दीली के लिए तो नंबर्स चाहिए कौमी असम्बली में, और वो नंबर्स अपोजिशन के पास पहले ही पूरे नहीं हैं। फिर जो नंबर हैं उसमें से भी हमें पता है कि जब इस किस्म का मामला आता है, तो जैसे चेयरमैन सेनेट को हटाने का मामला आया था, तो अपोजिशन के कई मेंबर्स जो हैं वो गायब हो गए थे, और एफएटीएफ के बिल्स का मामला आया था तो उस वक्त भी अपोजिशन के कई मेंबर्स गायब हो गए थे। तो इन हाउस तब्दीली तो नहीं आ सकती। दूसरा, नेशनल गवर्नमेंट जो है वो तजवीज़ जो है वो खुद मुस्लिम लीग नून के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर नेशनल गवर्नमेंट आ गई तो उसका टेन्योर इतना लंबा हो सकता है कि दोबारा शायद नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा देर चांस ना मिले। अब ये जो इन्होंने मूव बनाया है, जिसके ऊपर इन्होंने कोशिश की है कि एक बहुत बड़ा दबाव बढ़ाया जाए इस्टेब्लिशमेंट पे, यानी फ़ौज के ऊपर, जिस किस्म का एलामिया आया, और तहरीक इंसाफ पे, तो अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो दोनों कोशिश करेंगी कि इसके अंदर से एक रिलीफ हासिल किया जाए, और एक दौड़ लगेगी कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों जमातों में से किस जमात से राब्ता करती है। जैसे उन्होंने कहा था कि एक फ़िक्रा बोला था, डिवाइड एंड रूल। तो क्या अब इसमें से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता करेगी, या पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि अगर वो जिस किस्म की ये फैसले किए गए हैं एपीसी से, अगर वो उनको डिले करे या इनसे पीछे हटे, तो उसके बदले में उसको क्या रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह शहबाज शरीफ कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इन फैसलों से पीछे हटने की, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते जो हैं वो कामयाब हो जाएं। तो ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, और ये दोनों जमातें अभी भी कोशिश करेंगी। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ने ये शर्त रखी थी एपीसी में शिरकत के लिए कि अपोजिशन अगर तो असम्बलियों से इस्तीफे देगी, तो तभी एक मौसर हिकमत अमली हुकूमत के खिलाफ अख्तियार की जा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आइनी क्राइसिस पैदा होगा, हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन करवाए, तो शायद एक नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान को इसकी यकीन दहानी करवाने के बावजूद जब वो एलामिया आया, तो उसमें इस्तीफ़ों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन रखा गया, वो भी इस तरह से कि पहले अक्टूबर में एक एहतजाज शुरू होगा, फिर उसमें दिसंबर में शिद्दत लाई जाएगी, फिर अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर जाके कहीं जनवरी में प्रोबेबली वो भी ऑप्शन के तौर पर रखा गया, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती, और मुस्लिम लीग नून भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो असम्बलियों से इस्तीफे दे, सिवाय उनका जो एक हॉकिश ग्रुप है जिसमें परवेज़ रशीद शामिल हैं, तो मरियम नवाज़ शामिल हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि जनवरी तक अपोज़िशन का इसी एजेंडे के ऊपर इकट्ठे रहना, क्योंकि दोनों जो पार्टियाँ हैं उनकी क़यादत पर मुकदमात हैं, और बड़े संगीन नौइयत के मुकदमात हैं। तो जैसे ही अगर इनको किसी भी पार्टी की क़यादत को रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आया, तो हम देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता ये डिले होता नज़र आएगा इनका एजेंडा। दूसरा, आप देखें, इन्होंने वो चार्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए एक कमेटी बना दी। अब हमें पता है कि इससे पहले एक रैबर कमेटी भी बनी थी, तो जब इस किस्म की कमेटियाँ बनती हैं,
तो वो कमेटियाँ चाहे तहरीक-ए-इंसाफ ने भी बहुत सारी टास्क फ़ोर्सेस बनाई थी, तो वो काम डिले ही होता है उसमें। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि जिस किस्म का इन्होंने एक बड़ा एजेंडा दिया है, कि उसके ऊपर मिनोअन अमल हो जाए। मैं जो फ़ोरसी कर रहा हूँ कि उसमें से इनमें से कोई एक जमात जो है, वो इस मामले पे एस्टेब्लिशमेंट से कोई रिलीफ़ हासिल करने की कोशिश करेगी। अच्छा ये भी बताएँ कि इत्तेहादियों से राब्ते अब तेज़ होंगे? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट में मौजूद जितनी भी सियासी जमातें हैं, इस पे मुश्तमिल एक शायद एक बुरी हुकूमत इस तरह का ऑप्शन है। तो क्या इत्तेहादी, वो इत्तेहादी जो काफ़ लीग की सूरत में मौजूद है, नाराज़ हैं, तो इनमें से कोई जमात कोशिश करेगी इन लोगों के साथ राब्ता करने की? देखिए, काफ लीग की हाशमी साहब आप बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, आपको पता है काफ लीग की सियासत जो है वो पिंडी की सियासत से जुड़ी है। काफ लीग अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी मुतालबात के हवाले से हुकूमत को ब्लैकमेल तो करती रहेगी, अपने सियासी मफादात तो उठाती रहेगी, जैसे पहले मुने सलाई की वज़ारत के लिए ब्लैकमेल किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ़ैसला था कि चूँकि मुने सलाई पे पहले केसेस चलते रहे हैं नैब के, तो उन्होंने उनको वज़ारत नहीं दी। लेकिन नहीं काफ दी थी। लीग इनसे अलग होके किसी भी सूरत नून लीग के साथ शामिल नहीं होगी जब तक उनको पिंडी से जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनसे ग्रीन सिग्नल ना मिले। और उनसे ग्रीन सिग्नल क्यों मिलेगा? आपने मियां नवाज शरीफ की तकरीर कल सुन ली, तो इस वक्त तो समझ लें कि मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के आमने सामने है। इसी तरह एमक्यूएम का हमें पता है कि एमक्यूएम भी किसी इशारे के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़े और मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर बैठे। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ अगर जब तक क्यू लीग भी खड़ी रहेगी और एमक्यूएम भी खड़ी रहेगी, तो वो नंबर गेम पूरी करना अपोजिशन के लिए नामुमकिन होगा। अब ये एक ऑप्शन है कि जो मौलाना फजलुर रहमान बार-बार कह रहे थे कि असेंबलियों से इस्तीफे देकर एक आईनी बहरान कम से कम पैदा किया जा सकता है। लेकिन उस आईनी बहरान में खदशा ये है, हाशमी साहब, कि अगर ये इस तरह का एक एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, तो इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन करवाना शायद बहुत मुश्किल हो। तो फिर खदशा ये भी है कि ये पूरा निज़ाम ही लपेट दिया जाए और फिर मार्शल लॉ लग जाए, जो कि नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए ज़ाहिर है कि फिर हमें पता है कि पाकिस्तान में जब मार्शल लॉ लगते हैं, तो 10-11 साल तक फिर जो मार्शल लॉ हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। तो उसमें ये खदशा भी मौजूद है। तो बाकी एजिटेशन से इस हुकूमत को गिराना, नंबर गेम्स के ज़रिए गिराना, वो फ़िलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा, आप बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड माशाल्लाह इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपका वर्जन बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक़्त। सर फ़ौज क्या सोच रही है? क्योंकि तकरीर नवाज़ शरीफ वर्सेस फ़ौज ही मुझे तो कल लगी और उन्होंने कहा कि वो जो इमरान खान को लेकर आए हैं, मेरी जंग उनके साथ है। नवाज़ शरीफ बीमार हमें किसी सूरत में नज़र नहीं आए, बड़े हशाश-बशाश आकर बैठे। तो अब फ़ौज क्या सोच रही है? सियासत नवाज़ शरीफ की आपको ख़त्म होती हुई नज़र आती है? या ये चलेगी सिलसिला आगे चलेगा किसी तरह? देखें, फ़ौज के पास तो ऐसे ऑप्शन नहीं होते ना कि वो एपीसी करे या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दें इस स्पेसिफिक मामले पे। ख़ास तौर पर एक ऐसे वक़्त में जब भारत के साथ भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ियाँ बढ़ रही हैं, कश्मीर का मसला हमारे सामने है, अफ़गानिस्तान का मसला हमारे सामने है, तो फ़ौज को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। एक ऐसी सूरत में फ़ौज के पास वो फ़ोरम अवेलेबल नहीं है, जो सियासतदानों के पास होता है कि वो खुलकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। लेकिन ये भी नहीं है कि ये चीज़ अननोटिस्ड गई होगी। ये चीज़ बिल्कुल नोटिस हुई होगी। फ़ौज का एक तरीक़ाकार होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को एक्सप्रेस किया जाए या उसको बयान किया जाए और एक बिल्कुल सही। मुतनाज़ा सूरत-ए-हाल पैदा की जाए। लेकिन ये जो जिस किस्म की मियाँ नवाज़ शरीफ ने कल तकरीर की है, ये बिल्कुल अननोटिस्ड नहीं गई होगी, इसका नोटिस लिया गया होगा, इस पर बातचीत भी की गई होगी। लेकिन जो अच्छी बात हमें कल नज़र आई कि अमूमन हमें पता है कि पाकिस्तान में मीडिया जो है उसको कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से भी यानी तहरीक-ए-इंसाफ ने डायरेक्ट तो कंट्रोल नहीं करना था, लेकिन पैमरा को एक एडवाइस भेजी जा सकती थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर रोकी जाए। इसी तरह हमें ये भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम फ़ौज कहते हैं, उनके सिर्फ़ एक कॉल जानी होती है और वो केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके चैनल्स ऑफ एयर कर देते हैं। लेकिन कल इस किस्म की कोई डायरेक्टिव्स, मैं खुद एक चैनल के एक अहम ओहदे पे काम करता हूँ, लेकिन किसी किस्म के डायरेक्टिव्स हमें हुकूमत की तरफ से नहीं मिले कि इस स्पीच को रोका जाए या इस एपीसी की किसी भी स्पीच को रोका जाए। ना ही हमें कोई और किसी किस्म की ऐसी कॉल आई कि इस स्पीच होने के बाद भी कि इसको इस तरह से हेडलाइन में कम हाइलाइट करें या किसी को ज़्यादा हाइलाइट करें। तो ये एक पॉजिटिव साइन तो था कि चलें जिस तरह भी है उस पे मीडिया
पे कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लगी। लेकिन जिस तरह की बातें मियां नवाज शरीफ ने की, ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के मुतल्लिक जिस तरह की बातें उन्होंने डॉन लीक्स के मुतल्लिक की, तो वो ज़ाहिर है कि फ़ौज के लिए एक कंसर्न ज़रूर होगा और फ़ौज उसके ऊपर एक खामोश लायामल ज़रूर बनाएगी। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन सर आई थिंक इज़ इन मार्च। उससे पहले आपको लगता है कि अगर ये जमात जो ऑपोज़िशन है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इनकी पोज़ीशन बड़ी मज़बूत है। अगर ये तहरीक को तेज़ नहीं किया जाता, तो आपको लगता है कि मार्च से पहले इसको तेज़ करेंगे और किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे या फिर ये सिर्फ़ इकट्ठे हुए थे, शोर-शराबा किया और बात खत्म हो गई? क्योंकि सेनेट के अंदर पोज़ीशन जिसकी मुस्तहकम होगी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हाशमी साहब, पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्च होते हैं या एहतजाजी तहरीकें चलती हैं, वो सिर्फ उस सूरत में कामयाब होती हैं जब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह खड़ी हुँ, हो। हमने हुँ, देखा था कि जजेस जब बहाल हुए थे, तो जनरल कियानी का फ़ोन गया था मियां नवाज शरीफ को कि आप वापस चले जाएं, जजेस बहाल हो जाएंगे। बाद में एतजाज़ अहसन ने इसके ऊपर आपको पता है इंकशाफ भी किया था बिल्कुल कि किया, जनरल कियानी का फ़ोन बिल्कुल। गया था। फ़ोन आ गया तो था। वो जी, अब 2014 का धरना था, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का आधा हिस्सा जो है वो कहा जाता है कि उनके साथ था और आधा हिस्सा जो है वो पूरी तरह नहीं खड़ा हुआ था तहरीक इंसाफ के साथ। वो 2014 वाला धरना हमने देखा, वो 4 महीने जारी रहा। उससे कुछ मकासद तो हासिल कर लिए गए लेकिन वो धरना नाकाम हो गया। इसी तरह मौलाना फजल रहमान का धरना जो इस्लामाबाद में आया, वो रेड जोन में जा सकता था लेकिन वो धरना, ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये हुकूमत जाए, तो वो धरना नाकाम हो गया। अब अगर एक ये धरना होता भी है, एक लॉन्ग मार्च होता भी है, तो उसके जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरे, तो वो लॉन्ग मार्च या वो एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। और इस्टेब्लिशमेंट अब तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि ये हुकूमत गिरे, क्योंकि जिस किस्म की कल तकरीरें हुँ, हुई हैं, हुँ, वो तो फौज को बिल्कुल चार्जशीट किया गया है। तो क्या फौज चाहेगी कि ऐसी जमातें जिन्होंने फौज को चार्जशीट किया है, वो उनकी सपोर्ट इस वक्त करेगी, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क की मईशत को आगे ले जाने का चैलेंज दरपेश है, FATF का चैलेंज दरपेश है, कोविड का चैलेंज दरपेश है। हुँ, तो इस सूरत हाल में तो इस धरने को या इस एहतजाज को तो फौज की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। तो माजी के जो हम एहतजाज जितने लॉन्ग मार्च हैं, उनको जब हम एनालाइज करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये सिर्फ इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाएगी। सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन चूंकि मौलाना फजल रहमान इनमें सबसे ज़ीरक सियासतदान है, वो खुद पार्लियामेंट में नहीं है, वो चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफा दे। वो उस सूरत में ये चांस बन सकता है कि इतना बड़ा आईनी बहरान पैदा हो कि फौज भी और तमाम स्टेक होल्डर्स इस मामले पर रजामंद हो जाएं कि एक नए इलेक्शन कराए जाएं। आखिरी सर सवाल जाते-जाते मुझे बता दें, इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है इस किस्म की एपीसीज़ जो हुई हैं या सिर्फ़ इट्स एन आई वॉच है? इमरान खान साहब की हुकूमत को तो देखें, अपोजिशन से तो उनके लॉन्ग मार्च वगैरह से कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान साहब को ख़तरा है अगर, तो वो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के जो रहनुमा हैं उनसे ख़तरा है। दूसरी बात यह है कि खान साहब का बहुत ज़्यादा एतमाद है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर। तो इस किस्म के कई ऐसे फ़ैसले हैं जिनके बारे में बड़े बड़े जो बाखबर सहाफ़ी हैं, और कुछ हमें भी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं कि जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और उस्मान बुज़दार साहब को भी तब्दील करने का भी कहा गया था कि ठीक है, उनको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अगर इमरान खान साहब अगर वाइजली खेलते हैं, खुद अपने पाँव पे तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कुल्हाड़ी नहीं मारती, कोई अपोजिशन को ऐसा मौका नहीं देती कि वो दोबारा से फ़ौज का एतमाद हासिल करने की कोशिश करे या इमरान खान और फ़ौज के दरमियान को गलत फहमियाँ पैदा हों। फिर दूसरी बात यह कि सऊदी अरब का हमारी सियासत में बड़ा अहम असर रसूख है। बहुत आपको पता है कि जो ज़र मुबादला अरब ममालिक से आता है, वो ना आए तो पाकिस्तान की पूरी मईशत मफलूज हो सकती है। और इस वक्त हुकूमत और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सऊदी अरब स्पेसिफिकली इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उसका ख्याल है, ये है सऊदी हुकाम का वो, कि इमरान खान जो हैं वो तुर्क सदर को बहुत एडमायर करते हैं और पाकिस्तान जो है इमरान खान की हुकूमत में तुर्कों के करीब जा रहा है, तुर्की के करीब जा रहा है, उस आइडियोलॉजी के करीब जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट हो सकती है। तो अब इमरान खान साहब को देखना है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी थोड़ा सा साथ लेकर चलना है, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट तो है ही उनके साथ। अब कोई ऐसा कदम वो ना उठाएं कि जिससे वो इन दोनों में से किसी एक इस्टेब्लिशमेंट को इस कदर नाराज कर दें कि फिर बात जो है वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के हाथ से भी निकल जाए। इसमें चाइना भी शामिल है, इसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। सऊदी अरेबिया और चाइना के बगैर जो है इस हुकूमत को चलाना, किसी भी हुकूमत को चलाना पाकिस्तान में
वो तकरीबन नामुमकिन होता है उनकी हमायत के बगैर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखिएगा। मुझे लंदन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।